अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ गैड के हवाले से बात करेंगे लीगल एथिक्स की। ये जो 10 नंबर का हमारा लॉ गैड के हवाले से पोर्शन है और इसमें हमारे जो वकला हजरात हैं उनका क्लाइंट्स के साथ क्या मामलात होने चाहिए, अदालत के साथ उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए और वकालत करते वक्त उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमें सारा बताता है लीगल एथिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लीगल एथिक्स का जो चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है जी? ये रूल 134 से लेकर 172 बी तक है। ये हमारा 10 नंबर का पोर्शन है जिसको हम तैयार करेंगे और 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम रूल 134 क्या है जी? It is the duty of every advocate to uphold at all times the dignity and high standing of his profession, as well as his own dignity and high standing as a member thereof। यानी इसमें कहना ये चाह रहा है कि एक वकील का फ़र्ज़ है, एक वकील की ड्यूटी है कि वो अपने प्रोफेशन को, उसकी कदर, उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखे और बीइंग ए वकील अपनी भी इज़्ज़त को बरकरार रखे। ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक वकील की ड्यूटी है कि वो अपने प्रोफेशन की भी इज्जत को बरकरार रखे और बीइंग ए वकील, बतौर वकील वो अपने भी मेयार को कायम रखे। यानी इसमें क्या है? डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, और इसमें ऑन डिग्निटी भी है। यानी दो चीज़ें उसकी जिम्मेदारी है। 135 रूल है, बात समझ आ गई? An advocate shall not solicit professional employment by advertisement or by any other means. This clause shall not be construed as prohibiting the publication or using of ordinary professional cards, name plates, or conventional listing in the directories, so long as the information contained therein is limited to professional and academic qualifications and public offices currently held and does not contain any matter which savors of professional advertisement। अब इसमें ये कहना ये चाह रहा है, एक जो वकील है उसको अपनी ज़ाती तशहीर करने से जो लीगल एथिक्स है मना करते हैं, लेकिन उन चीज़ों से मना नहीं करते कि वो अपनी एक वाज़े करदा नंबर प्लेट लगा सकता है, अपने एक स्पेसिफाइड लिमिट में कार्ड बनवा सकता है, अपनी तालीमात उस पर लिख सकता है, अपने घर पर वो लगा सकता है। इन चीज़ों से प्रोफेशनल मना नहीं करता, लेकिन आप अपने बड़े बड़े इश्तिहारात लगवाना शुरू कर दें, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दें, इससे लीगल एथिक्स जो है मना करता। रूल है 136। An advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment, nor remunerate another person for soliciting or obtaining professional employment for him, nor shall he share with an unlicensed person and compensation arising out of an incidental to person to practice law or to receive compensation therefore, nor shall he knowingly accept professional employment offered to him as a result of or as incidental to the activities of unlicensed persons। अब इसमें ये बात कर रहा है कि एक वकील जो है बतौर मामलात प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए, काम के लिए, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो बतौर प्रोफेशनल हुआ है, रोज़गार हुआ है कि एक वकील अपने केस में किसी दूसरे वकील की हेल्प नहीं लेगा और वो जो उसने एक केस बुक किया हुआ है, जो एक केस उसके पास आया है, उसमें वो किसी दूसरे को पैसे या सैलरी नहीं देगा। किस दूसरे बंदे को? जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अनलाइसेंस्ड पर्सन को उसमें कोई शेयर नहीं देगा। ठीक है। 137 रूल 137 है, An advocate shall not communicate about a subject of controversy
with the party represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate. अब एक ये है कि एक वकील जिस भी केस में पेश हुआ, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट ए सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, जो उनके दरमियान मुतनाज़ा मामलात हैं, मुतनाज़ा मसला है, उसके मतलब किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा जब तक दूसरा बंदा मौके पर, दूसरा वकील मौजूद नहीं है। यानी एक दूसरा वकील मौजूद ही नहीं है, आप केस के बारे में सारी बातें कर जाएं, वो कहे दोबारा आगे फिर बहस करो, होता है ना। तो लॉ ये कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट ए सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद द पार्टी रिप्रेजेंटेड बाई एन एडवोकेट इन द अब्सेंस एंड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ सच एडवोकेट। किसी और से वो बातें नहीं करेगा दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में। उसके बाद है जी हमारा रूल 138, एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर ए जज और जुडिशियल ऑफिसर एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ ए contested matter pending before such judge or judicial officer, nor shall he without furnishing the opposing advocate with the copy thereof address a written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of a contested matters pending before such judge or judicial officer. The rule shall not apply to a ex parte or in respect of matter not sub judice before the judge or judicial officer. अब 138 रूल में कहना ये चाह रहा है, कोई भी वकील दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में एक केस के मुताल्लिक ना तो आर्गू करेगा, ना उसके मुताल्लिक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का मुतालबा करेगा। कब तक मुतालबा नहीं करेगा? जब तक वो दूसरे वकील को प्रॉपर नोटिस नहीं देता, उसके नॉलेज में नहीं लाता और उस तक उस केस की कॉपियाँ नहीं पहुँचती। अगर उस तक कॉपियाँ पहुँच गई हैं तो तब उसके लिए वो डिमांड कर सकता है कि आप इसमें रिटन स्टेटमेंट दें या बाकी मामलात करें। जब तक वो उसमें सारे फुलफिल नहीं करेगा, वो उसमें बात नहीं करेगा। हाँ, मेरिट्स की बात कर सकता है उस केस में, जो एक केस की मेरिट्स की बातें हैं वो एक दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में भी कर सकता है। उसके बाद है जी रूल 139। अब ये बड़ा बेहतरीन रूल है। ए क्लाइंट प्रोफर of assistance of additional advocates should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client. An advocate should decline association as a colleague unless the dues of the advocate first retained are paid. अब इसमें यह कहता है 139 रूल में कि एक पार्टी, एक क्लाइंट कहती है कि मैंने एक एडिशनल वकील करना है, एक और वकील करना चाहती हूँ, तो वो पार्टी पर है कि वो जाए जितने मर्जी वकील करे, लेकिन जो नया वकील है उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तब तक उस केस को एक्सेप्ट ना करे जब तक पहले वकील से ये कन्फर्म ना कर ले कि आपकी फ़ीस हो गई है, आप क्लियर हैं, अब मैं इस केस को टेकअप कर सकता हूँ, उसके बाद वो करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। 140 रूल है जी, क्लाइंट नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स। बात क्या करता है? वो कहता है क्लाइंट्स हैं, नॉट एडवोकेट्स। Whatever may be the ill feeling existing between clients, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and demeanor toward each other or toward the parties in the case. All personal clashes between advocates should be circumspectly avoided in the trial of a case is to indecent to allude to the personal history or the personal peculiarities and idiosyncrasies or advocates appearing on the other side, personal colleagues between advocates which cause delay and promote unseemly warlingly should be carefully avoided.
अब इसमें कहना ये चाह रहा है, एक क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट, यानी क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स, जो मुकदमे होते हैं वो पार्टियों के होते हैं, क्लाइंट्स के होते हैं, वुकला के नहीं होते। जितने भी केसेस होते हैं उनमें जितने भी रौले, जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो पार्टियों के होते हैं, वुकला के नहीं होते। पार्टियों की जितनी भी आपस में रंजिश है उनका असर वुकला पर आपस में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जैन। दूसरी बात ये करता है कि अगर वुकला का आपस में भी कोई क्लैश है, पर्सनल जो भी क्लैश है, उनकी जो भी आपस में बदमज़गी है, बद अखलाकी है, ड्यूरिंग केस उसका असरअंदाज वो प्रोफेशन पर नहीं होने देंगे। ठीक है, ताकि उनके लिए प्रोफेशन पर, उनके प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ पर कोई असरअंदाज ना हो। ठीक है, रूल है जी 141, no division of fee with any person for legal service is proper except with another advocate based upon the principle of division of work as expressed in the agreement between the advocates। यानी 141 में कहता है नो डिवीजन ऑफ फीस, फीस की जो तकसीम है वो नहीं होनी चाहिए दो वकला के दरमियान। हाँ, अगर दो वकला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कहते हैं कि हम ये दोनों काम मिल के करेंगे, तब वो आपस में फ़ीस को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज जो वकला की फ़ीस है वो जिसकी है उसके पास ही रहेगी। ठीक है, एक केस में दो वकील वैसे वकला इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों एफर्ट करते हैं, वो तो एक एग्रीमेंट है ना एक तरह का उनके दरमियान कि वो इकट्ठे मिल के काम करना चाहते हैं। 142 है जी हमारे पास, subject to the precedence of Attorney General and the Advocate General as to establish constitutional usage and practice, it is the duty of advocate to maintain and uphold the order of precedence in accordance with the rule of advocates maintained by the Bar Council। रूल है 142 यानी 142। इसमें क्या कहते हैं, बार काउंसिल रूल्स। ये बार काउंसिल्स के वो रूल हैं, एक एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल ने जो बार काउंसिल्स में या बार एसोसिएशन में रूल सेट किए होते हैं वकालत के, एक वकील की जिम्मेदारी है कि उनको फॉलो करे, उनसे तजावुज़ ना करे, उनके अंदर रह के काम करे, यानी कि जो वकला और बेंच का माहौल है उसको ख़राब ना करे, आपस में एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना हो। ठीक है, 143 यानी 143 रूल है 143, junior and younger members should always be respectful to senior and elder members. The latter are expected to be not only courteous but also helpful to their junior and younger brethren at the bar। younger lawyer, यंगर प्लस एल्डर, ये यंगर और एल्डर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जूनियर के जितने भी नए वकला आते हैं, जितने भी यंग वकला आते हैं, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने सीनियर की इज्जत करें और उनका रिसर्च में केसेस में हाथ बटाएं। पॉसिबल जितना भी है अपने सीनियर की इज्जत करें, चाहे अपना सीनियर है चाहे प्रोफेशनली आपसे सीनियर है। दूसरा ये कहते हैं कि इसी तरह सीनियर्स को भी चाहिए कि जूनियर्स को हेल्प आउट करें। ये जो एल्डर वकला हैं इनको भी चाहिए कि अपने जूनियर को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें ताकि उनकी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहे। ठीक है, और उनके जो केसेस हैं उनमें भी उनको हेल्प आउट करें। रूल है जी 144, where more than one advocate is engaged on any side, it is the right of the senior member to lead the case and the junior members should assist him unless the senior so wants।
more advocates एक केस में एक से ज़्यादा वकला एक पार्टी की तरफ से हैं, यानी एक पार्टी कहती है कि मैंने एक वकील नहीं करना, मैंने ज़्यादा वकला करने। इसमें ये एक रवायत है हमारी बार काउंसिल की, अकॉर्डिंग टू रूल 144 के तहत उन वकला में जो सबसे सीनियर लॉयर होगा वो उस केस में आर्गूमेंट करेगा। अगर वो सीनियर खुद किसी जूनियर को कहे कि आप करो, वो अलग बात है। अदरवाइज रूल ये कहता है कि जो उस टीम में से सबसे सीनियर लॉयर होगा वो आर्गू करेगा। ठीक है। उसके बाद है कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स। एक वकील का क्लाइंट के साथ रवैया कैसा होना चाहिए? 145 रूल है जी। An advocate shall not acquire any interest adverse to a client in the property or interest involved in the case. एक वकील को चाहिए कि वो चीज़ वो कभी ना ले जो उसकी पार्टी को नुकसान दे या उसकी पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ठीक है। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर, ऐसी कोई चीज़ हासिल ना करे इंटरेस्ट एडवर्स टू ए क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस, यानी एक वकील ऐसी कोई चीज़ किसी से हासिल ना करे जो उसके क्लाइंट या उसके क्लाइंट के केस के मुतल्लक खिलाफ हो या नुकसान दे हो। ठीक है। शैल नॉट एक्वायर। एडवोकेट, बात समझ आ गई? अब होता क्या है, जितना बताया जा रहा है इसका सारा उल्ट होता है। दूसरी पार्टी से अच्छी डील मिली, वकील साहब उधर मिल गए, क्योंकि हमें तो मिलने से है ना। लेकिन ये बुरी रवायत है। 146 है जी रूल। जितना हम सिंपल करके पढ़ रहे हैं इसको वन लाइनर लिखते जाएं ताकि भूले ना। An advocate shall not accept employment adverse to a client or former client relating to a matter in reference to which he has obtained and confidential information by reason or in the course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such person. अब ये कहता है कि एक वकील को वो केस, वो मामला कभी हासिल नहीं करना चाहिए, कभी वो केस नहीं पकड़ना चाहिए जिसमें कभी वो वकील रह चुका हो या वो केस उसका हो, वो चाहे पार्टी उसकी मौजूदा हो या पुरानी हो। ठीक है। इस किस्म की ना उसको फीस पकड़नी चाहिए। जो जिन फॉर एग्जांपल होता है ना, ए और बी के आप वकील हैं, पहले आप वकील थे ए के, उसके बाद कुछ अरसे बाद उसी प्रॉपर्टी उसी मैटर में बी आपके पास आ जाती है। ठीक है। बी आपको कहती है कि आप हमारा केस लड़ें, क्योंकि आपके पास ए के मुतल्लक तमाम एविडेंस, तमाम चीज़ें, तमाम कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं। प्रोफेशनली और एथिकली, लीगली एथिकली ये बनता है कि आप बी को है रिफ्यूज़ कर दें, क्योंकि मैं ए की तरफ से सारी मामलात जानता हूँ, मेरा प्रोफेशन, मेरे लीगल एथिक्स मुझे इजाज़त नहीं देते। ठीक है। यानी कोई भी वकील है उसको अगर ऐसी चीज़ मिले भी तो उसको लेने से इनकार कर दे। कोई एक्शन नहीं है, वकला पे कौन सा एक्शन होता है? बाद में बताते हैं। 146 ये जो डिबेटेबल चीज़ें होती हैं ना उसको कोर्स में ना घसीटें, ताकि कोर्स वो डिस्टर्ब होता है। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट disclosing his relation if any with the adverse party and his interest if any in the subject matter of such employment। यानी 147 रूल के तहत
लीगल एथिक्स ये बताते हैं कि एक वकील को तब तक केस नहीं पकड़ना चाहिए जब तक वो इस चीज़ को बता नहीं देता अपनी पार्टी को कि मेरा दूसरी पार्टी के साथ ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है, मामलात उसके क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आता है ए कि मेरा केस लड़ो, लेकिन बी के साथ आपकी रिश्तेदारी होती है, दोस्ती होती है, या आपका मोहल्ले का होता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ए को अवेयर करें, बताएं, उस पर ये फैक्ट डिस्क्लोज करें कि भाई बी मेरे मोहल्ले का है, या मेरा कज़न है, या मेरा रिश्तेदार है, या हम एक दूसरे के हमसाए हैं। वो चीज़ उसको बताओ कि मेरा उसके साथ क्लोजनेस क्या है, ताकि ए को बाद में ये खतरा ना रहे कि यार शायद मेरा वकील जो है बी के साथ मिल गया। ठीक है, यानी केस टेकअप करने से पहले, केस बुक करने से पहले उसको बता दो कि ये मेरे मोहल्ले का बंदा है या जो। लेकिन वकील के अंदर आण दे वेख लांगे जेड़ा भी मामे का, वो होता है ऐसे ही। 148 रूल है, एक 148, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। यानी एक जो लॉयर है उसको जो लड़ाई झगड़े वाला मैटर है या कोई ऐसे मुतनाज़ा चीज़, उसकी नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कब्ज़ों के इशू हों, वकील को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पार्टियां करती क्या हैं, वो सारे मामलात को निपटाने से पहले वकील को निपटाती हैं। हैनू चुको पहले। अब जितने वकला हर रोज़ मर रहे हैं, इसमें बेगुनाह कम है, गुनहगार ज़्यादा हैं। ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, लोगों के मकानों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, नजायज़ मामलात मनवाने की कोशिश करते हैं। जब ये नजायज़ मामलात मनवाते हैं तब ये नुकसान करवाते हैं, अपना जानी भी करवाते हैं, फैमिली का भी करवाते हैं। तो ये कहता है 148, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ऐसे मुतजाद मामलात में, लड़ाई झगड़े वाले मामलात को, होते लड़ाई झगड़े के ही हैं, लेकिन एक चीज़ सिरे से ही आपको लग रही है कि 2 नंबर है, यानी जितनी भी ज़्यादा मुतजाद चीज़ें उनको नहीं। अब बाकी हमने बेलें भी करवानी होती हैं, ये वो एक सेपरेट चीज़ है। आप एक सिरे से चीज़ की बुनियाद ही नहीं, आप उसको रिप्रेजेंट करने चले गए, आपको पता भी है कि ये सरासर गलत है। जो बंदा राइट पे होता है ना, वो पहले ही अका थका होता है। उसका राइट जब जा रहा हो ना, वो नहीं देखता कि वो सामने कौन है, वो उड़ा देता, क्योंकि वो सोचता है मरा तो पहले ही पड़ा हो, इसको भी उड़ाते हैं। ऐसे ही है ना। यानी कि वो सिंपली इसमें ये कहना चाह रहा है, चोर बंदे का साथ नहीं देना। यानी कि जी नहीं, सच्चा भी वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन बात सिरे से नज़र आ रही है कि यार इस केस में पकड़ने से मौत है सीधी सीधी। हम एज एक वकील कोर्ट को थोड़ा सा वो झाड़ने के बाद कहते हैं गल ही कोई नहीं, वो भी कहते हैं गल ही कोई नहीं, 40 रुपए की गोली है। 149 यार, जो हम एक वकील का काम रोज़ी कमाना है, प्रोफेशन जो भी है, चाहे प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, लेकिन जाते तो सारे रोज़ी कमाना ही है ना, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। ऐसे ही है, चाहे किसके पीछे जितना भी माल क्यों ना हो, प्रोफेशन में वो रोज़ी ही कमाने जाता है, इज्जत के साथ साथ रोज़ी कमाने जाता है। अब रोज़ी कमाओ यार, अपनी जान दाव पे ना लगाओ, ठीक है। An advocate shall not himself or in benami purchase any property at a probate, foreclosure or judicial sale, an auction or proceeding in which such advocate appear for a party, nor shall he accept the whole or part of the property in respect of which he had been engaged to conduct the case in lieu of his remuneration or as a reward or bounty। अब इसमें कहना ये चाह रहा है 49 में कि एक वकील को वो चीज़, वो प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवानी चाहिए, वो हासिल नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल मुतनाज़ा हो, जो झगड़े वाली हो, जो कब्ज़े वाली हो, या जो ऑक्शन में जा रही हो। उस तरह की चीज़ें ना खरीदनी चाहिए, ना उनको बतौर फ़ीस लेना चाहिए। हमारे वकला क्या करते हैं, जितनी झगड़े वाली प्रॉपर्टी होती है, पार्टी को कहते हैं आ साढ़े ने डील कर, यानी हमारे साथ डील कर। यानी प्रॉपर्टी है ना, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की,
तो उसको कहते हैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, तुम एक पकड़ो, प्रॉपर्टी जाने हम जाने, हमें लिख के दे दो। अब होता कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ पे आप ले रहे हो, 4 करोड़ के बदले जान रख रहे हो अपनी। तो ऐसे नहीं रौले वाली और जो कंट्रोवर्सी प्रॉपर्टी और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है ना, ये वकला फिर जब फायर बजते हैं तो बातें आती हैं जी वकला पर जुल्म हो रहा है। तो वकला काम ही गलत करते हैं बाज़ दफ़ा। अब मेरे लेक्चर सुनने वाले कह रहे होंगे कि सर सारी चीज़ें वकला के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, वकला करते ही खिलाफ है। यानी एक वकील को ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन हो, जो कब्जे वाली हो और जो नीलामी वाली हो, ऐसी प्रॉपर्टी को ना तो ख़रीदना चाहिए और ना एज इस प्रॉपर्टी को बतौर फीस लेनी चाहिए कि आओ डील कर लो, केस मैं लड़ता हूँ, मैं इसको करता हूँ, इतना हिस्सा मेरा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लीगल एथिक्स यही कहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। वकील कहते हैं कि वो जो हमारे पास है ना, अगर हम ठेके नहीं मारेंगे तो बड़े मामलात कैसे होंगे। जो ठेके मारते हैं उनको फिर लोग मारते हैं। 150 है जी रूल। कौन सा रूल है हमारे पास अब? 150। ये बातें वो हैं जो आपके सुनने वाली हैं और सीखने वाली हैं। रूल 150। इतने प्यारे मौसम में क्लास पढ़ी जाए तो बंदे का वैसे ही दिल नहीं करता घर जाने को। An advocate shall not commingle the property of client with his own and shall promptly report to the client received him of any money or other property belonging to such client। यानी एक वकील को कभी ये नहीं करना चाहिए कि उसके क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी उसको अपनी प्रॉपर्टी के साथ या अपनी जायदाद के साथ मिक्स कर ले। अगर उसके क्लाइंट की तरफ से या उसके क्लाइंट की मद में कोई चीज़ रिसीव भी होती है तो वो फ़ौरन अपने क्लाइंट को बताए कि भाई तेरी वजह से या तेरे नाम की ये चीज़ मुझे रिसीव हुई है, चाहे कोर्ट से रिसीव हुई हो चाहे बाहर से रिसीव हुई, वो फ़ौरनी तौर पर अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है शहजादे, आप सोच रहे हो, अब इसमें मेरा क्या है? दोबारा बताता हूँ। 150 है, इसकी वर्डिंग भी दोबारा पढ़ देता हूँ। एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ऑन। यानी एक वकील को चाहिए कि वो कभी भी क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ अपनी प्रॉपर्टी मिक्स ना करे या अपनी प्रॉपर्टी के साथ क्लाइंट की प्रॉपर्टी मिक्स ना करे। एंड शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द क्लाइंट द रिसीव्ड बाय हिम ऑफ एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच क्लाइंट। यानी वो फौरन अपने क्लाइंट को इतला देगा जो उसके क्लाइंट की बेस पर, उसके साइल की बेस पर उसको कोई चीज़ रिसीव होती है। अक्सर वकला को कुछ कोर्ट फीस मिल जाती हैं, कुछ अलॉटमेंट मिल जाती हैं, अदालतें कर देती, कुछ चीज़ें होती तो क्लाइंट्स की है ना, हम तो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर कोई चीज़ मिलती है वो वकील साहब खुद ही खा जाएं, क्लाइंट को पता ही ना चले। यानी लॉ ये कहता है, लीगल एथिक्स ये कहते हैं कि जैसे ही उसको कोई चीज़ उसके क्लाइंट के बिहाफ पर मिलेगी फ़ौरन अपने क्लाइंट को बताएगा। उसके बाद है जी हमारे पास 151। रूल 151। An advocate shall not advise the commencement of prosecution or defense of a case unless he has been consulted in the reference thereto, except when his relation to a party or to the subject matter is such as to make proper him to do so it। यानी एंड एक वकील कभी भी एक चीज़ को डिफेंड नहीं करेगा, एक चीज़ के मतलब कुछ भी उसको बताएगा नहीं। कैसे? एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ केस। यानी एक वकील क्लाइंट के किरदार का जिम्मेदार नहीं है, उसके किरदार के मुताल्लिक गवाही देने का जिम्मेदार नहीं है। उसका किरदार कैसा है? वो उसके केस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब बाज दफ़ा होता क्या है, unless he has been consulted in reference thereto, except when his relation to a party or to the subject matter is such as to make proper for him to do so।
51 है, सॉरी ये और मैं, एन एडवोकेट शेल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, यानी एक वकील जो है किसी भी केस में उस वक़्त तक राय मशवरा नहीं देगा, 151 है, जब तक उससे कोई राय कोई मशवरा लिया ना जाए, उस केस के मुताल्लिक उसको अंगेज ना किया जाए, यानी कोई फ़ीस वगैरह तय ना की जाए, तब तक उस केस में वो नहीं बोलेगा। हाँ, अगर ओपन कोर्ट में जज वैसे उससे राय मांग लेता, ये एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है, अदरवाइज़ वो उस केस में ऐसे ही मामा बन के आवाज़ नहीं देगा। 152 है, Rule 152. An advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. This rule shall not apply to advice given in good faith that a law is invalid. यानी 152 के तहत एक वकील कभी अपनी पार्टी को ये नहीं कहेगा कि वो लॉ की खिलाफ वर्जी करे या लॉ को वायलेट करे, ठीक है, वो इन चीज़ों की तरफ अपने क्लाइंट को लेकर नहीं जाएगा। अब है जी हमारे पास 153, ये वो बात है। Rule 153, it is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime, regardless of his professional opinion as distinguished from knowledge as to the guilt of the accused. Otherwise, innocent person and victims merely be suspicious circumstances might be denied properly defense. Having undertaken such defense, an advocate is bound by law, bound by all fair and honorable means to present every defense that the law of the land permits, to the end that no person may be deprived of life or liberty except by the process of law. यानी एक वकील के लिए ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके क्लाइंट पर जो भी चीज़ है, जो भी इल्ज़ाम आयद है, वो उसको डिफेंस करे, उसको डिफेंड करे, लेकिन एक क्लाइंट वकील जो है उसके करदार का जिम्मेदार नहीं है, उसकी गवाही देने का नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा अकॉर्डिंग टू रूल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ इनोसेंस लोगों पर इल्ज़ाम आयद हो जाते हैं, लेकिन उनको अपना डिफेंस करना नहीं आता। तो ये एक वकील की जिम्मेदारी है कि जब एक बेगुनाह लोगों पर कोई चीज़ों का इल्ज़ाम आ जाए, कुछ शुबहात शबहात आ जाएं, तो उनको फिर और लॉ के मुताबिक प्रॉपरली तौर पर एक वकील की जिम्मेदारी है कि उनको डिफेंड करे और उनको इंसाफ लेकर दे। शाह जी ओके करें।